हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आरा आप तमाम हिंदी माध्यम के छात्रों का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। पहले 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। इस चैप्टर पे मैं विलियन पढ़ा रहा था आप लोगों को, विलियन एवं उसके अनुसंख्य गुणधर्म। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले दोनों लेक्चर अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से पढ़ाई किया होगा। तो आज हम लोग आगे देखेंगे पहले के 2 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है। तो हमने विलियन के बारे में बताया था, विलियन क्या होता है, विलियन कितने प्रकार का होता है। इसके बाद विलियन के ये भौतिक अवस्था के आधार पर 9 तरह के विलियन बताया था मैंने। इसके बाद हमने सांद्रता बताया था और सांद्रता के पद बताया था। तो सांद्रता के पद में मैंने प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत आयतन और प्रतिशत द्रव्यमान प्रति आयतन, और इसके अलावा मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज बताया था, और इन सब पे न्यूमेरिकल भी किया था। तो अब जो भी 2-3 शेष बचे हुए हैं मैं उनको भी एक एक करके बता देता हूँ। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग दीजिए पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन, तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है पार्ट्स प्रति मिलियन, तो इसको शॉर्टकट में हम पीपीएम कहेंगे। क्या बोलेंगे? पीपीएम। तो इसको हम लोग कैसे इसका सूत्र लिख सकते हैं? तो लिखेंगे ऊपर में विलेय का भार, विलेय का भार बटा में बिलियन का भार और गुना 10 के पावर 6। तो इस तरह से पार्ट्स प्रति मिलियन हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे बच्चे? तो आप जरा ध्यान दो। अगर ये प्रतिशत द्रव्यमान होता तो यहाँ पे 100 लिखते थे हम लोग, तो हम लोग बोलते थे कि 100 ग्राम बिलियन में कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो इसी तरीके से इसमें हम लोग बोलेंगे कि 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में विलेय का कितना भाग घुला हुआ है, और उसी को हम लोग पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में विलेय का कितना भार घुला हुआ है, विलेय का कितना भार घुला हुआ है, उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। उसे पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो इस तरह से देख भी सकते हो, इतना तो आप लोगों को समझ में आता है। इसकी कोई इकाई नहीं होगी क्योंकि ऊपर में भी भार है और नीचे में भी भार है। तो भार का इकाई ग्राम होता है और नीचे भी ग्राम, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से इसका कोई इकाई नहीं होगा। अगर मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं तो जरा समझिएगा। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 500 ppm, 500 ppm जलीय HCl का विलयन, जलीय HCl का विलयन, मतलब जल में HCl डाला हुआ है। तो पूछा जा रहा है इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है। तो आप लोग बच्चे समझ सकते हो कि 500 अगर ppm आ रहा है, इसका मतलब कि 10 के पावर 6 ग्राम अगर आप बिलियन का भार ले रहे हो तो उसमें 500 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं उत्तर में कि 10 के पावर 6 ग्राम बिलियन में 500 ग्राम विलेय घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है। इसे तो अब इससे क्या क्या पता चला? 500 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो आप लोग से पूछा जाए कि बताओ विलेय का भार कितना है, तो आप लोग बोल सकते हो सीधा सीधा कि विलेय का भार जो है वो 500 ग्राम है। अगर पूछा जाए कि विलियन का भार कितना है तो आप आराम से बोल सकते हो बाबू कि 10 के पावर 6 ग्राम है। और अगर आपसे विलायक का भार पूछा जाए, आपसे विलायक का भार पूछा जाए
तो क्या लिखेगा आप लोग, 10 के पावर 6 ग्राम माइनस 500 ग्राम। तो इस तरह से आप लोग विलायक का भार लिख सकते हो। तो अगर आपको पीपीएम दिया जाए तो आप आसानी से इस तरह से नोट कर सकते हो। नोट कीजिए। एक क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो 500 ग्राम क्लोजअप में, 500 ग्राम क्लोजअप आप लोग ब्रश टूथपेस्ट में यूज करते हो, वो वाला क्लोजअप है। 500 ग्राम क्लोजअप में 0.2 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है, फ्लोराइड उपस्थित है, ठीक है। तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करें। तो पीपीएम में इसकी सांद्रता ज्ञात करें। पीपीएम में इसकी सांद्रता ज्ञात करें। तो चलो बाबू, तुम लोग को ये पता चल रहा है कि 500 ग्राम का क्लोजअप है, इसका मतलब विलयन का भार कितना है, तो 500 ग्राम है, उसमें कितना ग्राम फ्लोराइड है, तो 0.2 ग्राम फ्लोराइड है। तो आपसे पूछ रहा है कि पीपीएम में इसकी सांद्रता क्या होगी। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, चुपचाप पहले इसका आप सूत्र लिख दीजिए। तो पीपीएम का सूत्र क्या लिखते हैं बताइए। ऊपर में आप लिखते हैं विलेय का भार, नीचे आप क्या लिखते हैं, विलयन का भार, विलयन का भार और गुना 10 के पावर 6 लिखते हैं। तो बताइए विलेय का भार कितना है, 0.2, विलयन का भार कितना है बोलिए 500 और गुना 10 के पावर 6। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/5000 कर सकते हैं क्या, दशमलव के बदले में 10 नीचे कर देंगे तो एक और 0 बढ़ गया, तो 5000 गुना 10 के पावर 6। अब देखो 3 0 से 3 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 को 0.4 लिख सकते हैं और गुना 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा। या फिर इसको आप 4 गुना 10 के पावर, अगर इसको 4 गुना लिखना चाहते हैं तो 4/10 भी तो कर सकता है, लेकिन 0 से 0 कटेगा तो 4 गुना 100 मतलब 400 पीपीएम। चलिए नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। चलिए तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पे, समुद्र जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो ऑक्सीजन की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करें। तो देखिए एक बात समझ लीजिए कि 1 किलो समुद्र का जल लिया गया है, 1 किलो समुद्र का जल लिए हैं और उसमें मात्र 5.8 गुना 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि समुद्र के जल में कैसे जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो इतना कम ऑक्सीजन आप थोड़ा फील कर सकते हो दिमाग में, इसको 1000 से डिवाइड करो 5.8 को, 5.8 को 6 ले ही ले लो ना, तो 6 को ही 1000 से अगर डिवाइड करते हो तो बहुत छोटा नंबर होगा वो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ऑक्सीजन बहुत ही कम घुला हुआ रहता है समुद्र जल में, तो ये ध्यान रखना। लेकिन इतना ही ऑक्सीजन काफी होता है उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला लिखिएगा अगर आप लोग पीपीएम बराबर, तो क्या लिखिएगा, ऊपर में विलेय का भार बटा में बोलो विलियन का भार और गुना बताइए गुना 10 के पावर 6। तो देखिए यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये कम है और 1 किलोग्राम मतलब ज्यादा है वो, तो वो बिलियन का भार होगा, क्योंकि समुद्र जल एक बिलियन है। कैसे भाई, तो उसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है, तो जिसमें बहुत सारा चीज मिला रहता है उसी को बिलियन कह सकते हैं। तो विलेय का भार है 5.8 गुना 10 के पावर -3 ग्राम और बटा में हो जाएगा 1 किलो मतलब 1000 ग्राम और गुना 10 के पावर 6। तो आप देख सकते हो कि 3 0 से तो 3 0 यहाँ पे सीधे सीधे कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा। तो और क्या लिख सकते हैं आप, इसको और सॉल्व कीजिएगा तो 58/10 कर सकते हो क्या, और ये 10 के पावर -3 को नीचे ले आओगे तो 1000 हो जाएगा और ऊपर में आपका 1000 बचा हुआ है।
तो आप देख सकते हो कि ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ओवरऑल क्या बच गया, 58/10 मतलब 5.8 ppm बच गया। तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो सभी लोग। फिर से एक बार देख लो, 5.8 × 10⁻³ ग्राम, विलेय का भार, विलियन का भार 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 10⁻6 है, तो 3 जीरो और ये भी 3 जीरो अगर डायरेक्ट ले आ देते ना तो 6 जीरो हो जाता, तो 6 जीरो से 6 जीरो तो सीधे कट गया, तो आंसर क्या हुआ, 5.8 हुआ। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट कटा सकते थे। तो इस तरह से आपका ये पीपीएम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पीपीएम एवं प्रतिशत द्रव्यमान में क्या संबंध है, पीपीएम एवं प्रतिशत द्रव्यमान में क्या संबंध है, एक सिंपल सा चीज मैं करा रहा हूं आपको, जो आप खुद भी कर सकते हो। तो चलिए देखिए, और पीपीएम बराबर क्या लिखते हैं, तो पीपीएम बराबर आप लिखते हैं ऊपर में विलेय का भार और बटा में लिखते हैं विलियन का भार, विलियन का भार और गुना 10⁻6, और प्रतिशत द्रव्यमान में आप लिखते थे विलेय का भार बटा में विलियन का भार, बटा में विलियन का भार गुना 10⁻2 और गुना 10⁻4। अगर हमने 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया तो आपको पता ही है प्रतिशत द्रव्यमान है, तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए। तो पीपीएम इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे प्रतिशत द्रव्यमान, प्रतिशत द्रव्यमान और गुना 10,000, गुना 10,000। तो ये आपका एक संबंध हो गया, ठीक है। तो चलो नोट करो, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग पीपीबी, पार्ट्स प्रति बिलियन, पार्ट्स प्रति बिलियन। तो नाम से भी समझ में आ रहा है, इसको पीपीबी से सूचित करते हैं। इसका क्या लिखिएगा आप लोग सूत्र, तो बस उसी की तरह है, वहाँ मिलियन था यहाँ बिलियन है, वहाँ 10⁻6 था यहाँ 10⁻9 होता है, तो थोड़ा सा ही चेंज है, तो लिख देते हैं। ऊपर में लिखेंगे विलेय का भार, नीचे में लिखेंगे बिलियन का भार, बिलियन का भार और गुना 10⁻9, गुना 10⁻9। तो ये 100 करोड़ हो गया। 10⁻9 को अगर आप काउंट करते हैं तो 100 करोड़ हो जाएगा, या 1 अरब बोल सकते हो। तो 100 करोड़ ग्राम बिलियन के भार में विलेय का कितना भार है, 100 करोड़ ग्राम बिलियन के भार में विलेय का कितना भार घुला हुआ है, इसी को पार्ट्स प्रति बिलियन कहते हैं। तो लिख सकते हैं 100 करोड़ ग्राम, 100 करोड़ ग्राम बिलियन या 1 अरब ग्राम, 1 अरब ग्राम बिलियन में, बिलियन में विलेय का कितना भार घुला हुआ है, विलेय का कितना भार घुला हुआ है, घुला हुआ है, उसे पार्ट्स प्रति बिलियन कहते हैं, उसे पार्ट्स प्रति बिलियन कहते हैं, पार्ट्स प्रति बिलियन कहते हैं। इसे पीपीबी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे पीपीबी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। यह एक अनुपात है, यह एक अनुपात है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती है, अतः इसकी कोई इकाई नहीं होती है।
देती है, नोट कीजिए। चलिए, तो पीपीबी आप लोग को समझ में आ गया। 10 के पावर 9 ग्राम बिलियन में कितना विलेय का भार घुला हुआ है, उसी को हम लोग पीपीबी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को बनाइए। तो सबसे पहले आप लोग पीपीबी लिखिएगा बाबू। तो पीपीबी में क्या लिखिएगा बताइए? ऊपर में लिखिएगा विलेय का भार, बटा में लिखिएगा बिलियन का भार, बिलियन का भार गुना 10 के पावर 9। तो विलेय का भार 0.5 ग्राम है, बिलियन का भार 1000 ग्राम है, ग्राम ग्राम कट जाएगा, डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हैं, और गुना 10 के पावर 9। तो बताइए, अगर दशमलव हटाइए तो जीरो और बढ़ेगा, तो 4 को जीरो सीधे कटा दीजिए। देखो डायरेक्ट थोड़ा करो, ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ेगा, तो एक जीरो बढ़ेगा तो 10,000 होगा, और 4 जीरो से 4 जीरो जब कटाओगे तो 5 गुना क्या लिख सकते हो? 10 के पावर 5। ये तुम्हारा पीपीबी हो गया। जिनको नहीं समझ में आया हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 0.5 के जगह पे आप 5/10 कह सकते हो, और समझ लेना। तो 3 जीरो है, एक जीरो और आ गया, तो 4 को जीरो हुआ, तो 4 को जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 को जीरो बचेगा। नोट कीजिए। चलो, तो समुद्री जल के प्रति 2 किलोग्राम में 11.6 गुना 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन है। तो पीपीबी में इसकी सांद्रता ज्ञात करो। तो देखो, इस बार समुद्र जल का 2 किलो जल लिया गया है, और 2 किलो जल में बोल रहा है कि 11.6 गुना 10 के पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन है। तो पीपीबी में इसकी सांद्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, सिंपल है यार, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो पीपीबी बराबर आप क्या लिखते हैं बताइए? तो आप लिखते हैं विलेय का भार बटा में बिलियन का भार, विलेय का भार बटा में बिलियन का भार, और गुना 10 के पावर 9। तो बताइए, विलेय का भार कितना है? 11.6 गुना 10 के पावर -3, और बटा में 2 किलो है, तो 2000 ना हो जाएगा जी, और गुना 10 के पावर 9, गुना 10 के पावर 9 आगे हेलो। चलो, तो प्रति 2 किलोग्राम में तो 2000 हो गए यहाँ पे, तो 3 जीरो, और यहाँ से आप देख सकते हो कि तीनों जीरो नीचे आएगा। नहीं समझ में आया, पिछले बार भी मैंने किया था, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे कर लो, 116/10 कर सकते हो क्या? पॉइंट के बदले में एक जीरो बढ़ा लो, और 10 के पावर -3 को भी तो यहीं पे तुम लिख सकते हो। तो ये तीनों जीरो नीचे आ गया, और इंटू ये 2000 है, और 10 के पावर 9 है बाबू। तो बताओ, 4 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से, तो टोटल कितने जीरो कैंसिल हो गए? तो इसमें का 7 जीरो तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बताइए? तो यहाँ पे बच गया आपका 116, और ये 7 जीरो कैंसिल कर दो अगर, तो 100 बचेगा ऊपर में, तो इंटू 100 और बटा में 2, तो इसको 50 से कटाएंगे, तो 116 में 50 आप गुना कीजिए, तो 100 पचे 500 और 16 पचे 80, तो 580 होगा, और फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 5800 पीपीएम हो जाएगा, सॉरी पीपीबी हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट किया हम लोग, नॉर्मलता। नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं? तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। बिल्कुल नया चीज है आप लोग के लिए बच्चों, ध्यान दोगे थोड़ा सा याद कर जाओगे, एग्जाम में पूछता है, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको एन से सूचित करते हैं,
ये 1 मार्क्स के लिए कर लीजिएगा, मतलब इसकी परिभाषा 2 मार्क्स के लिए है और ये इससे सूचित करते हैं, ये 1 मार्क्स के लिए हो गया। और यहाँ पे ये इसका इकाई जो है वो भी 1 मार्क्स के लिए टिक कर लीजिएगा आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर का विलयन है मतलब 1 लीटर वाला पानी है, उसमें कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं विलय के, तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? n द्वारा। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है और वो सूत्र से आसानी से याद कर लोगे आप लोग। जैसे देखो लिखेंगे, अगर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो बताओ विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर मेरे को निकालना है तो जो भी भार दिया रहेगा उसको हम तुल्यांकी भार से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम दिए गए भार को तुल्यांकी भार से भाग देते हैं तो ये मेरा ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकलेगा। ठीक है, तो अब ये चीज पहले देखोगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा, पहले नोट कर लो। तो नॉर्मलता को याद करोगे, कैसे याद करोगे? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। इकाई मैंने बोला था 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इकाई फिर से मैं लिखता हूँ दोबारा, याद रखना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर इसकी इकाई होती है, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विलय के ग्राम तुल्यांक निकालेंगे कैसे? तो जो भी भार दिया रहेगा ना उसको तुल्यांकी भार से डिवाइड करेंगे। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर तुल्यांकी भार कैसे निकालें? तो अनुभार बटा में आवेश। अब मान लीजिए जैसे NaCl है, तो NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो आवेश तो 1 हो गया। आप Na को भी लोगे तो आवेश 1 ही बोला जाएगा, Cl माइनस को भी लोगे तो आवेश 1 ही बोला जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आवेश आपको 1 पता चल गया और NaCl का अगर अनुभार पता करना है तो निकाल ही सकते हो। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल जोड़ करके 23 प्लस 35.5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 58.5। तो 58.5 टोटल अनुभार आया और आवेश 1 आया है, तो इस तरह से तुम तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। अब जैसे ये प्रश्न है, देखो आवेश के जगह पे हम लोग क्षारीयता या अम्लीयता भी उपयोग करते हैं। अगर अम्ल दिया हुआ है तो अम्ल में हम लोग क्षारीयता उपयोग करते हैं। तो H2SO4 है बाबू, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि H2SO4 एक अम्ल है। H2SO4 एक क्या है बताओ? अम्ल है। तो अम्ल है तो इसकी क्षारीयता 2 होती है। इसकी क्षारीयता क्या होती है? 2 होती है। तो इसकी स्थिति में आप तुल्यांकी भार कैसे निकालिएगा? इसकी स्थिति में तुल्यांकी भार निकालना है तो अनुभार बटा में आवेश कर सकते हैं। अनुभार बटा में आवेश की जगह यहाँ क्षारीयता ले लेंगे और इसकी क्षारीयता आपकी 2 है। तो अनुभार H2SO4 का निकालोगे तो यहाँ पे देखो H2SO4 का अनुभार 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 गुना 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो टोटल जोड़ के हो गया 98। तो देखो जी अनुभार हो गया 98 और क्षारीयता हो गया 2, तो कट गया तो कितना आ गया? 49। तो हमने तुल्यांकी भार निकाल लिया पहले। तो सबसे पहला काम तुम करना कि तुल्यांकी भार निकाल लेना, और जब तुल्यांकी भार निकाल लोगे तो तुमको ये निकालना आसान रहेगा। तो लिखेंगे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालिएगा? तो लिखेंगे दिया गया भार बटा में तुल्यांकी भार, दिया गया भार बटा में तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकाल चुके हैं क्या? तो तुल्यांकी भार आप निकाल चुके हैं। तो दिया गया भार कितना है? 4.9 ग्राम है और तुल्यांकी भार आपका निकला है 49। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये 10 से कट जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 10 से कटेगा, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1/10 आ गया, 1/10। चलिए
अगर ये आपने निकाल लिया तो अब आपको नॉर्मलता निकालने में दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मलता के लिए आप लिखिएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब बटा में विलयन का आयतन लीटर में, बटा में विलयन का आयतन क्या होगा लीटर में। तो ये ध्यान रखना हमेशा विलयन का आयतन किस में होगा लीटर में होगा। ठीक है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 1/10 है और विलयन का आयतन कितना है 250 मिलीलीटर है, लेकिन हमको चाहिए लीटर में। 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग दे देंगे ताकि लीटर में बदल जाए। तो ये 4 बार में कटेगा, तो आप लिख सकते हैं 1/10 बटा 1/4 मतलब 4/10 मतलब 0.4, यानी आंसर हो गया 0.4 n। नॉर्मलता निकल गया, नोट कर लीजिए। भारी नहीं है, सबसे पहले बस ये ध्यान रखना कि जो भी देगा उसके लिए हम लोगों को निकालना होगा। अगर तुम्हारा आयन दिया है तो आवेश निकाल लेना है, अगर अम्ल दिया है तो क्षारीयता निकालोगे, और क्षार देगा तो अम्लीयता निकालेंगे। तो हम लोग क्लास में करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं इसमें, अभी फिलहाल आप लोग नोट कीजिए। तो देखो बाबू, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसका नाम है फॉर्मलता। तो फॉर्मलता और मोलरता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस याद रखिएगा कि वैसे यौगिक जो आयनिक प्रकृति के होते हैं या आयनिक यौगिकों में याद रखना कि फॉर्मलता उपयोग करते हैं। तो आयनिक यौगिकों में फॉर्मलता उपयोग करते हैं और ऐसे साधारणतः हम लोग मोलरता उपयोग करते हैं। तो मोलरता की जगह पे ही फॉर्मलता लिया जाता है, फॉर्मलता को एक से सूचित करते हैं। याद कैसे रखिएगा, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। और यहीं पे अगर मोलरता होता तो मोलरता में हम लोग क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, सेम चीज यही रहता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो मोलों की जगह केवल बदल दीजिए ग्राम सूत्र भारों की संख्या को। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। तो फॉर्मलता को हम लोग लिख देंगे सूत्र के रूप में इस तरह से, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। देखिए, अगर यही मोलरता होता तो विलेय के मोलों की संख्या लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बार बार रिलेट क्यों कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान लगे। मोलरता और फॉर्मलता में फर्क नहीं है, वहाँ मोलों का होता है, यहाँ ग्राम सूत्र भारों का होता है। तो विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। वहाँ इकाई मोल प्रति लीटर होता था, यहाँ इकाई ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर होता है। तो विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे वहां पे मोलों की संख्या कैसे निकालते थे, तो दिया गया भार बटा में अनुभार, तो इसी तरह से यहाँ पे दिया गया भार बटा में अनुभार की जगह ग्राम सूत्र भार ले लेते हैं। दिया गया भार बटा में ग्राम सूत्र भार। अब वहीं पर अगर मोलों की संख्या निकालना होता तो हम लिखते दिया गया भार बटा में अनुभार, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू आप लोग फॉर्मलता बराबर इसी सूत्र को अब एक नए तरीके से हम लिखते हैं। तो इसके जगह पे हम इस चीज को लिख सकते हैं, दिया गया भार बटा में ग्राम सूत्र भार, इस तरह से इसके बदले में लिख दिया हमने। अच्छा, मान लो कि विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो, तो आप 1000 से भाग देंगे ताकि ये किस में बदल जाए, ये लीटर में बदल जाए। तो देखो, पहला गुना चौथा कर देते हैं, पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा। तो दिया गया भार गुना 1000 बटा में ग्राम सूत्र भार गुना विलयन का आयतन मिलीलीटर में। तो इस सूत्र को उपयोग करके आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको उपयोग कीजिए चाहे इसको उपयोग कीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर फॉर्मलता में ग्राम सूत्र भार बोल रहे हैं, मोलरता में वो अनुभार बोल रहे थे, तो दोनों में फर्क क्या होता है।
तो फर्क तो होता है, तभी तो नया अलग टॉपिक है। तो ग्राम सूत्र भार जो होता है वो अनुभार का दोगुना होता है या तिगुना होता है। अगर दोगुना लेना है तो वो द्विगुणित की स्थिति होगी। मतलब ऐसे बहुत सारे यौगिक होते हैं, साधारणतः अम्लों में ऐसे यौगिक मिलते हैं जो एक रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो तुरंत द्विगुणित हो जाते हैं। तो जैसे वे द्विगुणित होंगे तो उनका सूत्र भार तो दुगुना हो जाएगा। द्विगुणित होने का मतलब कि देखो यह उदाहरण दिए हैं, जैसे ये एसिटिक अम्ल है तो आधा में एसिटिक अम्ल और आधा में इधर एसिटिक अम्ल, तो ये दो अणु है लेकिन दोनों द्विगुणित हो चुके हैं। तो इस अकेले का भार अगर देखोगे आप लोग तो CH3COOH हो गया, निकालने से 60 आता है, लेकिन ग्राम सूत्र भार यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो अनुभार तुम्हारा 60 और ग्राम सूत्र भार जो है वो 120, तो यहाँ पे बात बदल गया ना जी। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ग्राम सूत्र भार जो होता है वो अनुभार का दोगुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में दोगुना तिगुना काफी है। तो इस तरह से याद रखना कि जहाँ पे तुम्हारा द्विगुणित की स्थिति आएगी, त्रिगुणित की स्थिति आएगी, तो वहां पे हमारा ग्राम सूत्र भार बदल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बाबू, और आप लोग नोट कीजिए इसको। आयनिक यौगिकों में उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आयनिक यौगिकों में हमेशा फॉर्मूला ही निकालेंगे हम लोग, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन और सामने देखो लो, फॉर्मूला पे क्वेश्चन है। 20 ग्राम एसिटिक अम्ल को 400 मिलीलीटर बेंजीन में घोलने पर उसका संगुणन होता है, तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात करें। तो देखो तुम्हारे सामने बोर्ड पे इसको फॉर्मूला को मैंने लिख दिया। फॉर्मूला बराबर दिया गया भार गुना 1000 बटा में ग्राम सूत्र भार गुना विलयन का आयतन मिलीलीटर में। एक सूत्र हो गया तुम्हारे पास। अब जरा समझो लोग, दिया गया भार क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम, ये तो 1000 है। ग्राम सूत्र भार एक आपको पता करना है, तो देखो जिसमें लिखा है द्विगुणन, तो द्विगुणन की स्थिति में आपको भी बताया गया कि ग्राम सूत्र भार बराबर द्विगुणन की स्थिति में ग्राम सूत्र भार बराबर 2 गुना अनुभार, 2 गुना अनुभार। अभी हमने एसिटिक अम्ल जस्ट निकाला हुआ है पीछे में, तो वो 60 आया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना 60 मतलब 120 आ जाएगा। तो ग्राम सूत्र भार 120 ग्राम आ गया। अब देखिए 120 आपको मिल चुका है ग्राम सूत्र भार, विलयन का आयतन मिलीलीटर में मतलब 400 मिलीलीटर। तो रखिए सूत्र में सीधे सीधी, तो फॉर्मूला बराबर दिया गया भार कितना है 20 ग्राम गुना 1000 बटा में ग्राम सूत्र भार कितना है 120 और गुना 400। तो देखो जी, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 2 जीरो से एक जीरो से ये भी कट गया तुम्हारा, तो 4 5 20, तो ये आ गया तुम्हारा 5/12। नोट कर लो, ये आंसर हो गया तुम्हारा।